ये तब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोग कल किए थे उसके आगे करेंगे। आज हम लोग को करना है क्या, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अब प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या है, एक मेज के आकार का है, मतलब एक टेबल के आकार का है। लेकिन ये चरखुट नहीं है, ये कैसा है, ये त्रिभुजाकार आकार का है, ट्रायंगल शेप में है, ठीक ना। अब देखिए ये किस चीज़ से बना है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना है। और ये क्यों, मतलब गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से ये बना था, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ही ये भाग है, हमारा भारत भी जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, एक है मध्य उचावच और एक है दक्कन का पठार, ठीक है। अब मध्य उचावच किसको बोलते हैं और दक्कन का पठार किसको बोलते हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना। नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग, नर्मदा नदी मान लीजिए यहाँ से ऐसे बह रही है, इसके उत्तर में, उत्तर साइड में मतलब ऊपर के साइड में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा के पठार से अधिकतर भागों में फैला, उसे क्या कहते हैं, मध्य उचावच के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य उचावच क्लियर हो गया। आगे चलते अब हम लोग। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। तो कौन सा चीज घिरा हुआ है, विंध्य श्रृंखला जो है वो दक्षिण साइड में देखेंगे, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया और इधर दक्षिण हो गया। तो वो दक्षिण साइड में सतपुरा श्रृंखला से घिरा हुआ है। मान लीजिए विंध्य श्रृंखला ये है तो दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला से घिरा है, और तथा उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली से घिरा हुआ है। इधर उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बालुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। क्या मिलता है, ये जो विंध्य श्रृंखला है यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से है, निकलते निकलते आते आते क्या होता है, राजस्थान में आकर के धीरे धीरे रेगिस्तान में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, किस क्षेत्र में, तो हमारे विंध्य क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती है। समझ रहे बात को, दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूरब की तरफ इस तरह से बहती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ छूट रहा क्या। इस प्रकार से, हाँ, तरफ बहती है। इस प्रकार से वे इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है, ठीक ना। मध्य उचावच पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूरब में संकीर्ण है, ठीक ना। जो मध्य उचावच है वो पश्चिम साइड में, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट है, इधर साइड चौड़ा है, इधर चौड़ा है और इधर आएगा तो क्या होगा, पतला हो जाता है, ठीक ना। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गया, मध्य उचावच का जो पार्ट है उसको हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटे नागपुर पठार दर्शाता है। जो पूरब साइड में वो कहाँ तक है, झारखंड तक है। नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है दामोदर नदी घाटी के पास, वहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ तक दर्शाता है, ठीक ना। वहाँ तक इसको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर में इसकी चौड़ाई आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, ठीक ना। दक्षिण का पठार है, उसके उत्तर साइड में क्या है, सतपुरा की श्रृंखला है। जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला जो है इसके पूरब में स्थित है। मतलब त्रिभुजाकार, यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का जो पठार है उसके मतलब पूरब में क्या क्या है, महादेव है, कैमूर की पहाड़ियाँ है और मैकाल श्रृंखला है, ठीक ना। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करिए। ये आपका काम है, ये आप लोग खोजिएगा कि कहाँ पर है। दक्षिण का पठार पश्चिम में
ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। जो दक्षिण साइड में जो यहाँ पर जो पठार पड़ता है ये क्या है, पूरब, ये जो आपका पश्चिम में ऊंचा साइड है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है किसके तुलना में, पूरब की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी पूरब में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्वी मतलब यहाँ जो आपका ये जो 7 सिस्टर वाला राज है, इसी का जो दक्षिण का पठार है उसी का एक भाग आपको इधर देखने को मिलता है, जिसका क्या है, मेघालय। मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय में एक पठार है कार्बी एंगलोंग पठार, वो किसका भाग है, दक्षिण का पठार का भाग है। तथा उत्तर कछाड़ी पहाड़ी भी जो है वो भी दक्षिण के ही पठार का ही भाग है। हाँ, बीच में भ्रंश पड़ जाने के कारण वो एक दूसरे से अलग हो गई है। ठीक ना, हाँ, ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है, कौन कौन सी है, गारो है, खासी है, जैंतिया है। ठीक ना, पश्चिम से पूरब की ओर 3 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, गारो, खासी और जैंतिया है। ठीक ना, अब देखिए दक्षिण की पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूरब तथा पश्चिमी घाटी स्थित है। अब देखिए दक्षिण का जो पठार के पूरब और पश्चिमी सिरे पर क्या क्या है, यहाँ देखिए ये दक्षिण का पठार हुआ, इसके पूरब मान लीजिए ये रहा दक्षिण का पठार, तो इसका जो पूरब पार्ट है, पूरब वाला ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपका क्या है, पूर्वी तट, पूर्वी घाट, और इधर पश्चिमी तट, पश्चिमी घाटी। ठीक ना, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, मतलब पश्चिमी घाट जो इधर है एकदम पश्चिमी तट के समानांतर, मतलब सीधा चल रही है। ठीक है, और वहीं पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के एकदम समानांतर है, पूर्वी तट ये रहा, पूर्वी घाट इधर रहा। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। वे सतत तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। दर्रे का मतलब क्या होता है, दर्रे का मतलब 2 पहाड़ी के बीच का जो रास्ता है, अगर आपको इधर से इधर जाना है तो सिर्फ आप दर्रे के द्वारा ही पास कर सकते हैं। 2 पहाड़ी के बीच जो संकीर्ण रास्ता होते हैं उसको दर्रा कहते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये खोजना है कि भारत के मानचित्र में आपको खोजना है, बता देते हैं। थाल घाट जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, भोर घाट जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो पाल घाट है वो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए ये जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, मतलब जो पश्चिम वाला घाट है, ये वाला जो घाट है ये ऊंचा है किसकी अपेक्षा में, ये पूरब की अपेक्षा में। ठीक ना, पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई है। पूर्वी घाट अगर देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है, पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक ना, वहीं पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की कितनी ऊंचाई है, 900 से 1600 मीटर। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। महानदी घाटी कहाँ, उड़ीसा में लेकर के नीलगिरी तक आपको देखने को मिलता है क्या, पूर्वी घाटी। ठीक है, अब देखिए पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाटी जो है सोचिएगा कि सीधा जैसे पश्चिमी घाटी में है वैसे नहीं है, पूर्वी घाटी में थोड़ा सा है फिर टूट गया है। यहाँ देखिए जैसे ये यहाँ पर है, टूट गया है, फिर इधर है, फिर इधर है, ऐसे है, पूरा सटा हुआ नहीं है। ठीक ना, इसलिए कह रहे इसको सतत नहीं है। ठीक है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया है। कौन काटा है, बंगाल की नदियां जो बंगाल में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही है, वो सिर्फ यहाँ से ही नहीं सब तरफ से गिर रही है, एक जगह से नहीं काटा गया, बहुत जगह से कटा हुआ है। कहीं गंगा गिर रही है, कहीं। ठीक ना, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में क्या होती है, पर्वतीय वर्षा, पर्वत के द्वारा जो जैसे क्लाउड अगर जमा होता है, पर्वत के द्वारा वर्षा कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने, ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट जो है उसको विभिन्न नामों से जानते हैं। पश्चिमी घाट जो है उसको विभिन्न नामों से जानते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाती है। अगर पश्चिमी घाटी देखा जाए तो उत्तर से, इस साइड उत्तर से हम लोग जैसे ऐसे बढ़ेंगे क्या होगा, ऊंचाई जो है बढ़ते चला जाएगा। ठीक ना, इस भाग की ऊंची शिखर है अनामलाई की अनाईमुड़ी कितना 2695 मीटर, और तथा डोडा बेटा कितना 2633 मीटर।
अब देखिए ये किसका है, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट किधर, पश्चिम साइड में, इस साइड में जो पड़ रहा पश्चिमी घाट। सब पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी 2695 मीटर, और दूसरा कौन है, डोडा बेटा 2633 मीटर। अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट मतलब इस साइड में जो सबसे ऊंचा आपका है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी है। कितना मीटर का है, 1500 मीटर का है। ठीक है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जेवाड़ की जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली प्रायद्वीपीय पठार का एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा किस चीज से बनी है, डक्कन ट्रैप से बनी है। और डक्कन ट्रैप किस चीज से बनती है, काली मृदा देखा जाए तो सच में उसका रूप क्या है, वोल्केनो, ज्वालामुखी से जो बनती है उससे। कौन सी, ज्वालामुखी से बनती है। और क्या है, उसका आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल से बनी है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, बहुत समय लगा। जो चट्टान थी वो टूटी, टूटने के बाद जब वो मृदा का रूप ले ली तब जा करके क्या, काली मृदा बनी है, जिसने काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित है। अरावली की जो पहाड़ियां है वो प्रायद्वीपीय पठार के किधर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के किनारे में स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियां है। अपर्दित और खंडित पहाड़ियां का मतलब क्या है, टूट टूट करके है। ठीक ना। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। ये गुजरात से शुरू हुई है और ये राजस्थान होते हुए कहाँ तक चली गई है, दिल्ली तक चली गई है। ठीक ना। अब हम लोग किसके बारे में आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब मरुस्थल के बारे में। ठीक है, भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो अरावली है उसके पश्चिमी किनारे, पूर्वी साइड इधर हो गया और पश्चिमी साइड इस साइड हो गया। तो जो पश्चिमी किनारे है उस साइड में क्या है, थार मरुस्थल हमारा स्थित है। यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर रेगिस्तान, मरुस्थल का क्या है, या तो 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, नहीं तो 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, जो यहाँ पे होता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियां बहुत कम होती है। पेड़ पौधे जो है इस क्षेत्र में, मरुस्थल के क्षेत्र में बहुत ही कम होते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं देखने को मिलती है और उसके बाद वे बालू में ही विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब वर्षा ऋतु का सीजन चलता है तब मरुस्थलीय में हम लोग को थोड़ा मोड़ा नदी देखने के लिए मिलता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु का सीजन खत्म होता है वो नदी भी गायब हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अच्छा खासा बारिश नहीं होता है। जो सैंड होता है, जो बालू होता है वो गर्म होता है और उसको पानी मिलता है तो वो सोख लेता है। और मरुस्थल तो बहुत बहुत देखा जाए तो बहुत दूर में फैला हुआ है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की, मरुस्थल की अगर देखा जाए राजस्थान की, तो लूनी ही सिर्फ एक बड़ी नदी है, लेकिन वो भी क्या है, उसको राजस्थान का जीवन रेखा कहते हैं लूनी नदी को। लेकिन ये कहा जाता है कि समुद्र में जाने से पहले ही वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने वाली भी नदी कौन है, लूनी नदी है। विलुप्त क्यों होती है, रीजन आप लोग समझ गए होंगे। बरकान, अर्धचंद्र बालू का टीला को क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप देखने को मिलेगा। लंबवत टीले मतलब ऐसे ऐसे जो डिजाइन बना हुआ रहता है, लंबा लंबा बालू में, आप लोग देखते होंगे, मूवी में देखे होंगे या फोटो में देखे होंगे, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, भारत पाकिस्तान सीमा पर। लेकिन अगर आपको बरकान बालू का टीला देखना है, जैसे कि बालू का टीला 3D फोटो नहीं बन रहा है, अगर ऐसा टीला लग चुका है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसलमेर चले जाइए, जैसलमेर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। ठीक ना, तटीय मैदान क्या होता है अब उसको देखा जाएगा थोड़ा। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों
संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके किनारे, इधर भी देखिए, सीधा सीधी समझिएगा आप लोग बात को। तटीय मैदान किसको बोलते हैं? जो तट के किनारे बसा हुआ रहता है। यहाँ अगर गुजरात से देख लिया जाए, गुजरात से लेकर के इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक क्या है? तटीय मैदान है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक है। इस साइड हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो ये जो पश्चिमी तट है, ये जो आप पश्चिमी तट देख रहे हैं, ठीक ना, यह पश्चिमी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर है। पश्चिमी घाट हम लोग पढ़े थे, और इधर क्या था? इधर पूर्वी घाट था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अरब सागर के बीच में क्या है? पश्चिमी, यहाँ पर देखिए क्या है? पश्चिमी तट है, ठीक ना। इस मैदान का 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ पे देखने को मिलता है? कोंकण तट हम लोग को देखने को मिलता है महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है, मुंबई और गोवा। मध्य भाग में कन्नड़ मैदान, मध्य भाग यहाँ वाला है। कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और दक्षिण भाग में मालाबार तट कहाँ है? केरल में है, ठीक ना। केरल में हम लोग को देखने को मिलता है। अब हुआ अरेबियन सी, मतलब अरब सागर की कहानी खत्म हुई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी का, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़े एवं समतल है। जो बंगाल की खाड़ी में है, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं ये जो मैदान है ये थोड़े चौड़े है। चौड़े रहने का पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पर डेल्टा बनाती है, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बना रही है, जिसके वजह से चौड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यहाँ उत्तरी भाग है, ठीक ना, उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग है। उत्तरी सरकार तट कहाँ? उड़ीसा में, ठीक ना। इस बात को समझ गए? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट है। अगर देखा जाए तो दक्षिणी भाग यहाँ पर दक्षिणी भाग, तो यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? केरल, तमिलनाडु में है, ठीक ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। तट के नाम से जाना जाता है, ये तो हो गया। बड़ी नदियां जैसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अभी बताया हम आप लोग को, सुंदरवन डेल्टा बना रही है, और इसी तट पर बंगाल की खाड़ी वाले जो तट है उसी पर डेल्टा का निर्माण होता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। जो चिल्का झील है वो पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। अब देखिए एक पॉइंट, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इस पॉइंट को एकदम अच्छे से रट जाइएगा। बताए थे इस तरह का जो पॉइंट है उसको छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी में, खास करके क्वेश्चन बहुत बनता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब होता है आइलैंड, ठीक ना। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, ठीक है। जो मेन पार्ट है इंडिया का वो बहुत ही बड़ा है, हम लोग देख चुके हैं। कैसे? तो ये जो पूरा जो आपको इंडिया दिख रहा था यहाँ पर, ठीक ना, ये क्या है? सारा का सारा बड़ा एक पार्ट ही है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप की समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। एक हमारा बंगाल की खाड़ी में जो पड़ता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और जो ये अरेबियन सी अरब सागर में पड़ता है उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। तो एक अंडमान निकोबार हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया। अब चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिएगा, केरल के
मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करिए, ज्ञात करके बता दिए। द्वीपों का यह समूह छोटा प्रवाल द्वीपों से बना है। अब प्रवाल द्वीप बोलिए या प्रवाल भित्तियाँ बोलिए, ये क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, और ये एक सूक्ष्म प्राणी होता है, छोटा होता है, जीव होता है। प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल द्वीप किससे बने? प्रवाल भित्तियों से ही प्रवाल द्वीप बने हुए हैं, ठीक ना। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी के नाम से जानते थे। किसको? लक्षद्वीप को। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी किसका पुराना नाम है? लक्षद्वीप का। उसका नाम बदल करके लक्षद्वीप कब हुआ? 1973 में हुआ। लक्षद्वीप जो है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो पादप है, जो पेड़ पौधे, वो देखने को मिलता है। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। वो कहाँ है? वो भी आपका लक्षद्वीप में है, ठीक ना। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीप की श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तरफ हम लोग तो अभी पहले किसके तरफ थे? ये अरेबियन सी के तरफ थे, ठीक है। अब हम लोग बंगाल की खाड़ी के तरफ आ गए। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। देखा जाए तो आकार में बड़ा है और बहुत दूर तक बिखरा हुआ दिखाई देता है। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बट गया है, एक उत्तरी अंडमान और एक दक्षिणी अंडमान हो गया, और एक दक्षिण में निकोबार। 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई देता है, एक अंडमान और एक इधर आपको निकोबार दिखाई मिलता है, ठीक है। यह माना जाता है कि यहाँ द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक ना। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इन द्वीप समूह पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता होती है। अंडमान निकोबार में भी जो जंतु पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। यह द्वीप विषुवतीय वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ के जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगल की आच्छादित है। यहाँ पर देखा जाए अंडमान निकोबार में तो सच में वहाँ का जो मौसम है बहुत बढ़िया होता है, और वहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो आपको पेड़ पौधे ही देखने को मिलते हैं, जैसे 7 सिस्टर वाला राज्य में है, ठीक उसी तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, विभिन्न भू आकृतियाँ विभाग के विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग के विषय स्पष्ट करती है, परंतु इतना कुछ खास नहीं है। अब देखिए इधर पॉइंट बता रहे कहाँ है। स्पष्ट है, विभाग एक दूसरे के पूरक और उत्तरी पर्वतीय जल वन प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान जो है देश के अन्न भंडार के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तरी मैदान जो, यहाँ देखिए उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के लिए प्रमुख स्रोत था, ठीक है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इसने प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के लिए भंडार था, ठीक है, जिनसे देश का औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई। और तटीय क्षेत्र जो था मछली के लिए और पोत के लिए, पोत का मतलब हो गया ये आपका सीप के लिए, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, बंदरगाहों के लिए, क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान था। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती है। आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ, देखते हैं इसका MCQ देख लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? तट बोलेंगे? नहीं। द्वीप बोलेंगे? नहीं, द्वीप तो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, तो क्या बोलेंगे?
प्रायद्वीपीय बोलेंगे। ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? म्यांमार जो लग रहा है इधर, म्यांमार आपका इधर यहाँ पर है, जो सेवन सिस्टर वाला जो है यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? हिमाचल नहीं, उत्तराखंड तो इधर है। ठीक है। हिमाचल भी नहीं है, तो क्या है? पूर्वांचल है, पूर्वांचल हिमालय। ठीक ना। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तट क्या बोलते हैं? गोवा यहाँ पर रहा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यहाँ पर रहा। और गोवा के नीचे क्या है? गोवा वो तो कोंकण तट था, गोवा और मुंबई। ठीक ना। कन्नड़ तट कर्नाटक था, गोवा के बाद कर्नाटक, तो यहाँ क्या होगा? कन्नड़ तट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, अन्नामलाई के अनाईमुडी तो आपका उधर था। ये क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी था। ठीक है। कंचनजंगा तो है ही नहीं, तो क्या था? महेंद्रगिरी। ठीक है। इतना ही आप लोग का आज का क्लास खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एनर्जी, न्यू एनर्जी के साथ।